प्रशांत ठाकुर और बालाजी फैकल्टी बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म BW पर। यह है पुष्पी पार्कों में लैंगिक जन्म की क्लास 5 यानी लेक्चर नंबर 5 है ये, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने पॉलिनेशन के जो एजेंट थे उनके बारे में पढ़ रहे थे। तो एजेंट में हमने सबसे पहले एयर पॉलिनेशन के बारे में पढ़ लिया था, उसके बाद अब बचा था वाटर पॉलिनेशन। लास्ट क्लास में हम पढ़ा रहे थे तो सडनली कुछ माइक में कुछ इशू होने के कारण वहीं पर क्लास को ओवर करना पड़ा। तो आज वहीं से कंटिन्यू करेंगे हम वाटर पॉलिनेशन से, ठीक है। तो ध्यान देंगे वाटर पॉलिनेशन। वाटर पॉलिनेशन इसको कहते हैं हिंदी में जल परागण। जल परागण, देखिए जल परागण के बारे में सबसे पहले समझिए। जल परागण में क्या होता है, जो पुंकेसर से निकलकर जो परागकण वाटर के द्वारा यानी पानी जल के द्वारा वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, वाटर पॉलिनेशन, ठीक है। तो लिखेंगे इसी में पुंकेसर से परागकण मुक्त होकर परागकण मुक्त होकर जल की सहायता से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को देखिए पहुंचने की प्रक्रिया को जल परागण कहते हैं। जल परागण कहते हैं। जो पुंकेसर से मुक्त होकर परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाटर पॉलिनेशन, ठीक है। देखिए ऐसा किस में होता है, जैसे वेलिसनेरिया में ऐसा होता है, ठीक है। और एक घास होती है जोस्पेरा, ये घास होती है समुद्री घास। ये भी क्या करती है, वाटर पॉलिनेशन करती है। इसके ऊपर एक आवरण चढ़ा होता है जिससे कि ये घास जो है सड़े और गले नहीं, ठीक है। अब देखिए इसके आगे देखिए हमने वाटर पॉलिनेशन के बारे में पढ़ लिया। हमने दो ही एजेंट आपको पढ़ाए थे, एक तो हमारा एयर पॉलिनेशन और दूसरा था हमारा वाटर पॉलिनेशन, ठीक है। तो अब क्या था, हमने इन दोनों के अलावा एक चीज और आपको पढ़ाई थी, जैसे किसी जलीय जीवीय प्राणी द्वारा भी जो है पॉलिनेशन हो जाता है। वो जीवीय प्राणी कौन कौन से होते हैं, देखिए पहले ऐसे में थोड़ा एक पॉइंट लिखिए। जल परागण, ये डेफिनेशन में नहीं है, इसके नीचे लिखेंगे पॉइंट डाल के, ठीक है। जल परागण 30 वंशों तक ही सीमित रहता है। यानी कि अधिकतर जो पौधे होते हैं, पादप होते हैं, उनमें अधिकतर या तो पक्षियों के द्वारा होगा पॉलिनेशन। पक्षियों के द्वारा कैसे होगा वो हम अभी आपको पढ़ाएंगे। पक्षियों के द्वारा होता है और एयर के द्वारा होता है। सबसे कम पॉलिनेशन जो होता है वो जल के द्वारा ही होता है, ठीक है। तो इतना पढ़ लिया हमने। अब देखिए इससे आगे, देखो जीवीय प्राणी द्वारा, जीवीय प्राणी द्वारा, क्लियर ना, ओके। देखिए
जीवी प्राणियों द्वारा। ये एनसीईआरटी में जो आप लोग किताबें, आपके पास जो भी किताब है बायोलॉजी की, उसमें यह लाइन बिल्कुल भी नहीं लिखी होगी, मतलब हेडिंग के तौर पर हम आपको समझा रहे हैं। और वहाँ पर किताब में जो है वो ये कोई भी हेडिंग इसमें नहीं पड़ी होगी, वो कहीं बीच में स्टेंजा में ये लाइन ऐड कर दी होगी। अधिकतर चांस हो जाते हैं बहुविकल्पी के रूप में यह क्वेश्चन आ सकता है कि जो कमल का फूल है या वाटर लिली है और या जलकुंभी है, ये जो मतलब पादप हैं, इनमें पॉलिनेशन कैसा होता है, परागण कैसा होता है। ठीक है, तो जल परागण ऑप्शन दिया होगा, वायु परागण या पक्षियों के द्वारा, ये सारी चीजें दी हुई होंगी, लेकिन आपको समझ के और सही देख के टिक करना है ऑप्शन। ठीक है, तो लिखिए जीवीय प्राणी द्वारा परागण। अब देखिए, पहले समझने वाली ये बात है, जीवी प्राणी द्वारा यानी कि हम इसमें जो पक्षी वगैरह हैं इनकी बात करेंगे। तो अभी तक तो हमने पॉलिनेशन दो टाइप के बारे में पढ़ लिया है। पहला नंबर था हमारा वायु परागण और दूसरा था हमारा जल परागण। तो उसमें क्या होता था बेटा, देखते थे हम कि जो पराग कण है वो मुक्त होकर कहीं ना कहीं हवा के द्वारा या जल के द्वारा स्त्री केसर की वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता था। तो इस प्रकार से पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। तो इस प्रकार से परागण हो जाता था। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, देखिए जैसे पुष्प है, एक पुष्प है, उसमें भाग तो हमने आपको समझा ही दिए, कई बार समझाए लेक्चर, इसे ये 5वां लेक्चर चल रहा है, लगभग हर लेक्चर में पुष्प के भागों की बात की है। जैसे इस प्रकार से वर्तिकाग्र होगी, वर्तिका होगा, और इसी के साइड में ये बीच में यहाँ पर अंडाशय और साइड से ये परागकोश निकले होते हैं जिसमें परागकण होते हैं। ठीक है, अब ये चीज तो हमने आपको लास्ट क्लास में बताई दी थी, लगभग लेक्चर नंबर दूसरे में या तीसरे में पढ़ाया होगा हमने कि यह जो आवरण है ये मुक्त हो जाता है। ठीक है, मुक्त हो जाता है। अब क्या होता है, जैसे तितली हो गई, मधुमक्खी हो गई, वर, भंवरा, तितली, चमगादड़, गुंजन पक्षी, ये जो पक्षी होते हैं वो इस यहाँ पर परागकण पर या परागकोश पर किसी तरह बैठ गए। ठीक है, ये क्यों जाते हैं, पहली बात तो ये आती है कि ये जो पक्षी हैं वो फूल के पास में जाते क्यों हैं। ठीक है, ये जो पक्षी होते हैं जो फूल से अपना पोषण लेने जाते हैं, पोषण के रूप में क्या मिलता है इनको, मकरंद खाने जाते हैं, मतलब जो पोषण इनका होता है मकरंद, वो खाने जाते हैं। जब वह अपना पोषण लेने जाते हैं पक्षी, तो कहीं या तो यहाँ पर बैठ जाएंगे परागकोश पर या वर्तिकाग्र पर बैठ गए। तो सपोज करिए अगर कोई तितली वगैरह आई और यहाँ पर बैठी, तो उनके पैरों में ये परागकण चिपक कर, और यही तितली फिर उड़ने के बाद अगर वर्तिकाग्र तक पहुंच गई, तो यह जो परागकण है उनके पैरों में चिपक कर यहाँ तक पहुंच जाते हैं। तो किसी भी तरह पहुंचे परागकण, मतलब परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने चाहिए। ठीक है, अगर वर्तिकाग्र तक पहुंच गए तो उसी प्रक्रिया को हम परागण कह देते हैं, पॉलिनेशन कह देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जो पक्षियों के द्वारा भी इनमें परागण हो जाता है। ठीक है, चलिए लिखिए इसी में, यह परागण मुख्यतः पक्षियों के द्वारा होता है, पक्षियों के द्वारा होता है। ठीक है, अब समझिए पक्षियों के द्वारा होता है, कौन कौन हो सकते हैं पक्षियों के रूप में, जैसे बेटा जी, जैसे हमारी तितली हो गई, तितली, मधुमक्खी, बर, ठीक है, बर, भंवरे, गुंजन पक्षी, चमगादड़,
ये गुंजन, ठीक है, गुंजन पक्षी, चमगादड़ आदि आदि। ये जो पक्षी हैं इनके द्वारा ही क्या होता है, इनमें पॉलिनेशन होता है, ठीक है, जीवीय पॉलिनेशन होता है। अब इससे आगे अब देखेंगे, हमने सभी प्रकार का जो पॉलिनेशन है वो पढ़ लिया है, सभी प्रकार का, इससे अतिरिक्त कोई भी पॉलिनेशन नहीं होता है। अब एक नोट करने वाली लाइन अभी हम आपको और पढ़ाएंगे, जो जल पॉलिनेशन अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ाया है, उसके नीचे एक और चीज पढ़ाएंगे। पादप से पहले जो प्रजाति होती है वो सबसे पहली प्रजाति होती है पादपों की, जिसे हम कहते हैं एल्गी कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं शैवाल। जैसे ब्रायोफाइट हो गया, टेरोडोफाइट हो गया, फियोफाइट्स हो गया, ये सारी चीजें हैं। इनका परागण कैसे होता है, इनमें परागण नहीं होता है, ठीक है। इनके जो युग्मक संलयन होता है वो वाटर के द्वारा ही होता है, लेकिन हम उसको वाटर पॉलिनेशन में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए आगे देखिए, अब हमने इन सारी चीजों को पढ़ लिया, पॉलिनेशन हमारा आज यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है। एक लाइन वाटर पॉलिनेशन के नीचे और लिखानी थी हमको, वो टॉपिक छूट गया, एक लाइन और लिखेंगे उसी में। देखिए वाटर पॉलिनेशन तो कंप्लीट हो गया, नो डाउट, ठीक है। अब उसके आगे देखिए यहाँ पर जो पादप की जो पहली प्रजाति होती है, शायद आपने 11th में पढ़ा होगा कि जो एल्गी के बारे में सारी चीजें पढ़ी होंगी। युग्मक का स्थानांतरण वाटर के द्वारा ही होता है, क्योंकि उनके पास और कोई सोर्स नहीं होता कि अपने युग्मक में जो फर्टिलाइजेशन हो सके, वो कैसे युग्मक एक दूसरे के साथ मिलकर युग्मनज बनाते हैं, नए पादपों, नए सेल्यूलोज का जो निर्माण होता है, ठीक है, सॉरी शैवाल का निर्माण होता है। देखिए जल में लिखेंगे, जल में शैवाल, हिंदी में लिखेंगे शैवाल, जल में शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। पहले अब ये समझ लीजिए है क्या ये, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे फिर, ठीक है। शैवाल क्या होता है, पहले यही चीज समझ लीजिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना ये पॉइंट आपके यहाँ से मिस हो जाएगा, छटक जाएगा। देखिए 5 प्रजातियां होती हैं पौधों में, ठीक है, 5 प्रजातियां होती हैं पौधों में। तो ऐसे समझ लीजिए पौधे जो है वो 5 भाई होते हैं, सबसे छोटा भाई जो है वो शैवाल ही होता है। इनके पास ना कोई जड़ होती है, ना कोई तना होता है, ना कोई पत्ती होती है, एक थैलस नुमा आकृति होती है, वो उसी से अपना सारा जीवन गुजारते हैं, पोषण भी उसी से लेते हैं, ठीक है। जैसे कि 5 भाई हैं ये, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। देखिए सबसे पहला हमारा यही हो जाता है कि शैवाल, ठीक है, पहला हो गया हमारा शैवाल। फिर आता है, इनमें कई टाइप हो जाते हैं, फ्यूफाइसी वगैरह होता है, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, उसके बाद चौथा होता है हमारा अनावृत बीजी और आवृत बीजी, ठीक है। ये 5 भाई होते हैं पौधे। आगे आने वाले समय में देखो किसी दिन टाइम मिला तो इस चीज को लेकर डिस्कस करेंगे हम आप लोगों को, जो MCQ जब लगवाएंगे तो इनके बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत समझा देंगे, ठीक है। फिलहाल अभी टाइम कम है, सिलेबस की ओर ध्यान देना है। वैसे भी अभी 2-4 दिन से क्लास नहीं ले पाई थी आप लोगों की, तो इस वजह से अभी यहीं से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। लिखिए शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट में जल के द्वारा युग्मक का स्थानांतरण होता है, तथा इनमें, ये चीज और लिख लेना वरना भूल जाओगे, तथा इनमें कोई परागण नहीं होता है। इनमें कोई परागण नहीं होता है। परागण होगा कहां से, हमने बताया नहीं आपके पास, ना इनके पास जड़ है, ना तना है, ना पत्ती है, बस थैलसनुमा, इस प्रकार से एक थैलसनुमा संरचना बनी होती है
और ये रोडोफाइसी, फियोफाइसी और ब्रायोफाइट, ये कई प्रकार के होते हैं। अब आने वाले समय में किसी दिन टाइम मिला तो इसको लेकर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। ओके, देखिए हमने सभी परागण के बारे में पढ़ लिया है, जितने भी पॉलिनेशन थे उन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक। अब जैसे कि बीज कैसे बनता है और फल आगे कैसे बनते हैं, इन सारी चीजों विषयों पर हम चर्चा करेंगे अब, ठीक है। देखिए सबसे पहले समझिए, पहले डायग्राम के थ्रू समझिए, उसके बाद डेफिनेशन लिखाएंगे। ओके, यह डायग्राम जो परागण के बाद ये जो डायग्राम मैं बना रहा हूं, ये डायग्राम आपको परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, कम से कम 90% पूछा जा सकता है ये एग्जाम, ठीक है। एग्जाम में यह चित्र जो डायग्राम है वो जरूर पूछा जा सकता है। और आगे आने वाला जो चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन, उसमें शुक्राणु जनन का जो चैप्टर डायग्राम है वो पूछा जा सकता है। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूछा जा सकता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूछा जा सकता है। ये डायग्राम की बात मैं कर रहा हूँ। डायग्राम कितने इंपॉर्टेंट है आपको, इसलिए डायग्राम ठीक से बनाने हैं अपनी कॉपी में, ताकि एग्जाम के टाइम पे आप ध्यान दे सको उन पे, ठीक है। और फीमेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूछा जा सकता है, और अंडाणु जनन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। आगे आने वाले चैप्टर में ये है जो डायग्राम आएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत ही बेहतर ढंग से बनवाएंगे आपको, और आपको भी इतनी अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में बनाना है, ठीक है। तो यहां से समझिए, थोड़ा बड़ा बनाएंगे इसको। डायग्राम पर बेहतर ध्यान देंगे। देखिए ये क्या है, वर्तिकाग्र, बता चुके हैं काफी बार, हर लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। वर्तिका लगभग हर चैप्टर में इसके बारे में डिस्कस करते हैं, तो हमें नहीं लगता कि हमें अब भी बताने की जरूरत है। अब भी बताने की अगर जरूरत है तो बेटा रिजल्ट तो तुम्हारा आ चुका है पेपर के एग्जाम देने से पहले ही, ठीक है। समझिए, देखिए अब तक हमने जो परागण के बारे में पढ़ा था, तो परागण आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि जो यहाँ से जो पराग कोश से परागण मुक्त होकर, चाहे जल के द्वारा समझ लीजिए, ठीक है, और चाहे वायु के द्वारा समझ लीजिए, चाहे जीवी प्राणियों के द्वारा, हमने जैसे तितली भर, मधुमक्खी, गुंजन पक्षी वगैरह इन सबके बारे में जो पढ़ाया है, या इनके द्वारा समझ लीजिए, मतलब किसी भी तरह से परागकण हमारी वर्तिकाग्र तक अगर पहुंच जाए तो परागण हो गया, पॉलिनेशन खत्म, ठीक है। अब पॉलिनेशन से आगे की जो क्या कहानी है वो देखिए। देखिए मान लीजिए ये हमारे पास क्या आ गए, परागकण, क्योंकि किसी के द्वारा पॉलिनेशन होगा, चाहे पक्षी के द्वारा हो, चाहे जल के द्वारा हो, या फिर चाहे वायु के द्वारा हो, यानी वर्तिकाग्र तक परागकणों को तो पहुंचना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। तो अब क्या होगा, आगे की कहानी देखिए। जो वर्तिकाग्र होगी सबसे पहले इस चीज को पहचानेगी कि जो फूल का परागकण मेरे पास आया है वो मेरे ही प्रजाति का है, जो परागकण मेरे पास आया है वो मेरे ही प्रजाति का है, यानी कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं गेंदे के फूल में गुलाब का परागकण आ गया, ऐसा तो नहीं है। तो इन चीजों के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले इसे पहचानना होगा परागकण को, ठीक है। सबसे पहले ये परागकण पहचान लेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए गलत भी परागकण आ गया तो इसको यहीं पे मार मूर के खत्म, इसकी कहानी खत्म, ठीक है। जैसे कि मान लो ये वाला गलत आ गया तो उसको यहीं खत्म, ये आ गया गलत, इसका खत्म, ये गलत आ गया, इसका खत्म। मतलब सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ताकि आगे की प्रक्रिया आगे बढ़ सके। देखिए हमने आपको शायद दूसरे या तीसरे लेक्चर में पढ़ाया था, जब कोशिका का जो विभाजन पढ़ाया था, तब हमने पढ़ाया था कि लगभग 60% पौधे वहीं पर, 60% कोशिकाएं वहीं पर विभाजित होकर 2 कोशिकाएं बन जाती थी। और हमने बताया था कि 60% यहाँ आकर उसके बाद जो कायक कोशिका थी, और हमारी कौन सी थी दूसरी, जनन कोशिका, तो यह यहाँ पर आकर विभाजन करेगी। क्या करेगी, यहाँ पर आकर विभाजन करेगी। अब देखिए सबसे पहले क्या होगा, इसके ऊपर एक आवरण चढ़ा हुआ था, एंजाइम का एक आवरण चढ़ा हुआ था। सब कुछ पढ़ा चुका हूँ प्रीवियस क्लास में, अब मुझे नहीं लगता कि आगे कुछ अब बताने की जरूरत है, फिर भी बता रहे हैं।
देखिए यहां से अब क्या होगा, एक नलिका निकलेगी, नलिका। इस नलिका का क्या क्या कहते हैं हम, इस प्रकार से नलिका निकलेगी, ठीक है। ये यहां से, ये तो वर्तिका के बारे में पता ही है, ये साफ कर दे रहे होती है ताकि डायग्राम अच्छे से समझ में आ जाए आप लोगों को, ठीक है। देखिए समझिए, यह जो नलिका निकलती है इसका नाम होता है बेटा जी पराग नलिका, पराग नलिका। क्या नाम होता है इसका, पराग नलिका। अब देखिए कहानी अब स्टार्ट होती है यहां से। अब यहां आने के बाद, यहां पर आने के बाद जो भी कोशिका थी, जो भी वर्तिकाग्र और वर्तिका के जो ऊतक थे, यह नीचे कैसे आके अपने आप खींच के नीचे ले आती है। इनके अंदर जो ऊतक होते हैं उनकी सहायता से यह नलिका नीचे जाती है। यहाँ पर ये क्या है, हमारा भ्रूण कोश, अंडाशय था इसमें भ्रूण कोश है, ठीक है, समझिए अब। तो यहाँ पर ये जो कोशिका है, यह अब यहाँ पर अपना विभाजन करेगी। जब यह कोशिका विभाजन करेगी, पहली कोशिका हमारी है इसमें कायक कोशिका, कायक कोशिका, और दूसरी हमारी है यहां पर जनन कोशिका, जनन कोशिका। अब यह कायक कोशिका और जनन कोशिका विभाजन करके अब आगे की प्रक्रिया को शुरू करेगी। यह विभाजन यहां पर कर लिया। अब विभाजन करने के बाद यह कोशिका इस प्रकार से आकर, डायग्राम पर बहुत बेहतर ढंग से ध्यान देंगे, यहां पर आकर इसमें प्रवेश करती है भ्रूण कोश में। यह क्या है, हमारा भ्रूण कोश। यह था अंडाशय, पहले लिखिए, यह है हमारा अंडाशय, और अंडाशय के अंदर बेटा जी ये हमारा है भ्रूण कोश। क्या है, भ्रूण कोश, ठीक है। ये हमारा क्या है, भ्रूण कोश। एक एक शब्द पर ध्यान देंगे और इसी को अभी हम डेफिनेशन के तौर पर आप लोगों को समझाएंगे, ठीक है। देखिए समझिए, अब क्या होगा, ये आप लोगों ने यहां तक की कहानी क्लियर समझ ली, ठीक है। अब यह प्रवेश करेगी बीजांड द्वार से भ्रूण कोश के नीचे। भ्रूण कोश के नीचे बार बार ध्यान देना, यहाँ पर एक छिद्र होता है भ्रूण कोश के नीचे बेटा, और इसी को कहते हैं बीजांड द्वार। क्या कहते हैं, बीजांड द्वार। मतलब अगर कोई चीज है, मान लीजिए अगर कोई रूम है, तो उसमें अगर एंट्री करनी है तो जो दीवार है उसको तोड़ के अंदर तो नहीं जाया जा सकता है ना, तो उसके लिए प्रॉपर एक गेट होना चाहिए। उसी प्रकार से हमारा भ्रूण कोश में भी हैज ए गेट, एक क्या होता है, द्वार होता है बेटा जी, इसको कहते हैं हम बीजांड द्वार, ठीक है। इतनी कहानी पढ़ ली है। आगे इसमें जो वो होगा, विकास होगा, और आगे जो भी प्रक्रिया होगी वो नेक्स्ट डायग्राम में समझाएंगे। अब पहले इसकी थ्योरी पहले समझने की कोशिश करिए, ठीक है बेटा। देखिए डायग्राम में समझ लिया है, अब आगे की कहानी देखिए कैसे बनते हैं बीज और कैसे बनते हैं बीजांड, कैसे बनते हैं, ठीक है, ठीक है। देखिए पहले तो इसकी डेफिनेशन, उसके बाद अगर टाइम अगर आज बचा थोड़ा लेक्चर जो लेक्चर की लेंथ है ज्यादा लंबी नहीं है, तो इसी लेक्चर में समझा देंगे, वरना फिर कल देंगे इसको आपका डोज। तो इधर देखिए डेफिनेशन की तौर पर समझिए। सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले वर्तिकाग्र, सबसे पहले वर्तिकाग्र पराग कण को पहचानता है। पॉइंट जानना चाहिए जो है याद करना आप लोगों को आसान है, ठीक है। चलिए देखिए पहला पॉइंट हो गया, ओके। अब देखेंगे नंबर 2। इसके बाद क्या होता है, पराग कण के भीतर से एक पराग नलिका
निकलती है। परागकणिका निकलती है। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, देखिए तीसरा पॉइंट नोट करिए, वर्तिकाग्र और वर्तिकाग्र तथा वर्तिका दोनों के ऊतकों की सहायता से पराग नलिका नीचे की ओर क्यों नहीं चल रहा है, नीचे की ओर बढ़ती है। देखिए ऊतकों की जो सहायता से पराग नलिका है वो अंडाशय की ओर मतलब नीचे की ओर बढ़ने लगती है। जैसे कि डायग्राम में ध्यान दो, नीचे की ओर धीरे-धीरे बढ़ने लगती है। अब क्या होता है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे इसमें, नेक्स्ट पॉइंट डालेंगे पराग नलिका से कोशिका का विभाजन होता है। तब जनन कोशिका बीजांड द्वार से भ्रूण कोश में प्रवेश करती है। सारा डायग्राम में समझाई दिया था। अब देखिए क्या होता है, जो कोशिका है वो कैसे प्रवेश करती है और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये चीज जरूर ध्यान रखना कि कौन सी कोशिका जो है जनन कोशिका या हमारी कायिक कोशिका। जब ये कोशिका विभाजन होती है तो दो कोशिकाओं में डिवाइड हो जाती है। एक हमारी होती है कायिक कोशिका और एक हमारी होती है जनन कोशिका। देखिए अब ये कोशिका जब भ्रूण कोश के अंदर गई है तो अब ये क्या करेगी, फर्टिलाइजेशन करेगी, आगे जाकर फर्टिलाइजेशन करेगी। उसके बाद कैसे बीज बनते हैं और बीज से ही फल बनते हैं, पौधे आगे का जो सारी कहानी है वो आप लोगों को कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे चैनल को इतना प्यार और सपोर्ट कर रही है। देखिए पहली बात तो ये है कि आज तक मैंने कभी अपने चैनल से मेरे द्वारा ये बात कभी नहीं कही गई कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे चैनल को लाइक कर दें या हमारी क्लास को शेयर कर दें। हाँ, लेकिन मैं ये बात जरूर कहूँगा कि जो भी आपके इष्ट मित्र हैं उनको तक जो भी बच्चे 12th क्लास में हैं या नर्सिंग का एग्जाम देना चाहते हैं उन लोगों तक हमारी ये वीडियो पहुंचाएं या मतलब शेयर कर दें। और बाकी मैंने अपनी क्लास में शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। शेयर करने के लिए तो आज बोला पहले बार, इससे पहले मैंने शेयर के बारे में नहीं बात की है, लेकिन हाँ आज कह रहा हूँ कि शेयर करें ताकि उन बच्चों तक हमारी वीडियो पहुंच सके जो नर्सिंग और 12th का एग्जाम देना चाहते हैं, मतलब मेडिकल का कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं, उन तक हमारी ये बात जरूर पहुंचाइए। क्योंकि मुझे पता है नर्सिंग में जो बायोलॉजी का वेटेज है वो अदर सब्जेक्ट का नहीं है, केमिस्ट्री और फिजिक्स ये 25% पूछी जाती है और बायो का जो वेटेज है कि 50% पूछी जाती है, यानी कि आधे में दोनों और आधे में बायोलॉजी अलग। ठीक है, उन तक हमारी ये वीडियो पहुंचा दे ताकि उन लोगों का भी मेरे द्वारा भला हो सके। बाकी ये जो YouTube चैनल पर आगे और आते ही
हमारे वीडियो को लाइक करें भैया, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो ये डिजिटल भीख मांगने का हमारा कोई काम नहीं है। काफी चैनल पर लोग आते हैं लाइक और सब्सक्राइब के लिए बोलते हैं, लेकिन मेरा कोई ऐसा वो नहीं है कि आप लोग की मर्जी है। आपको लेक्चर पसंद आए कीजिएगा, हमारा पढ़ाना अच्छा लगे तो पढ़िएगा, पर अदरवाइज आपका कहीं से भी मुझसे बेहतर अगर कोई आपको मिल रहा है, उसकी पढ़ाई आपको समझ में आ रही है तो जरूर पढ़िए उससे, ठीक है। और बहुत धन्यवाद आपका इतना प्यारा सपोर्ट बनाए रखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम लेकर आएंगे आप लोगों के सामने की आगे की प्रक्रिया। यहाँ तक हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट, और आई होप कि कल आपका ये चैप्टर खत्म हो जाए, और उसके बाद जो है मंडे से हमारा फिर एक नया लेक्चर के साथ नया चैप्टर शुरू होगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चाहे हम बोर्ड की नजर से देखें या नीट की नजर से देखें या बायोलॉजी के किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की नजर से देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ, ठीक है। आपका बहुत ख्याल रखिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।